Hello everybody, I welcome you all to this video session. Today we'll discuss about the neural control and its coordination. Okay, in previous lectures we have discussed about the nerve impulses, their generation and their conduction. And today we'll discuss about the human brain system in very easy way. आई थिंक जो आपका नर्व इम्पल्सेस और जनरेशन में थोड़ा सा टॉपिक छूटा हुआ है, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनेप्सेस, उसको भी हम आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ द कंडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व impulse. Actually in previous lectures we have discussed about the conduction of nerve impulse. कंडक्शन और ट्रांसमिशन में ये अंतर है कि कंडक्शन में क्या हुआ, नर्व इम्पल्स एक्सॉन में जनरेट हुई, ठीक है, जनरेशन हुआ, और उसके बाद एक्सॉन के थ्रू आउट द एक्सॉन वो कैसे कंडक्ट हुई वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाइपरपोलराइजेशन, ये सब देखा था. ठीक है. नाउ इन ट्रांसमिशन का मतलब ये होगा कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे ट्रांसमिट होगी. तो आपको पता है कि न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं. ठीक है. ट्रांसमिशन में एक चीज़ समझिएगा कि न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में भी जा सकता है और मसल में भी जा सकता है. ठीक है. तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन की एंडिंग क्या कहलाती है, सिनेप्स कहलाती है. अब मैं एक सिनेप्स का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझना है. Okay, so let us start the transmission of nerve impulse in which I will be discussing about the synapse, structure of synapse. ठीक है. और I will be discussing about the chemical synapse, क्योंकि synapse भी दो तरीके के होते हैं, एक electrical synapse होता है और एक chemical synapse होता है. We'll discuss about the differences between these two. So firstly I will discuss about the chemical synapse. तो देखिए यहाँ पे हम लोग केमिकल सिनेप्स का स्ट्रक्चर देखेंगे. तो एक केमिकल सिनेप्स कुछ ऐसा होता है. दिस इज़ द सिनेप्स. जो एक्सॉन टर्मिनल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं. अब आपको ये ध्यान देना है कि ये पहली न्यूरॉन है और ये दूसरी न्यूरॉन है. बहुत ध्यान से इसको समझना है. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट न्यूरॉन जिसका ये नर्व एंडिंग है या वी कैन से सिनेप्स है, और वो दूसरी न्यूरॉन से कैसे अटैच होगा, उसके डेंड्रॉन से. ओके. सो दिस इज़ द सेकेंड न्यूरॉन एंड दिस इज़ द फर्स्ट न्यूरॉन. सो फर्स्ट न्यूरॉन को हम लोग कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, या फिर हम इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. और जो दूसरी न्यूरॉन होती है उसके डेंड्रॉन को हम लोग कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ओके, कंफ्यूज नहीं होना कि इसको सिनेप्स क्यों नाम दिया, क्योंकि सिनेप्स के बाद है इसलिए इसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके. सो सिनेप्स के अंदर क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं. दीज आर द सिनेप्टिक वेसिकल्स विच आर फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स. Neurotransmitter may be of excitatory type or it may be inhibitory type. ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं. ओके. सो आई विल डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स. सो पहले हम लोग को ये देखना है, दिस इज द सिनेप्टिक वेसिकल. आई एम राइटिंग डाउन सिनेप्टिक वेसिकल. दिस इज द सिनेप्टिक वेसिकल्स विच आर फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स. सो दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब आपको ये ध्यान देना है, ये इनके बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गैप. ओके. दीज आर द सिनेप्टिक जंक्शन. इसको हम लोग सिनेप्टिक गैप या सिनेप्टिक जंक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच का डिस्टेंस है. ओके. ये केमिकल न्यूरॉन में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 नैनोमीटर के आसपास होता है. ये गैप का जो डायमीटर है वो 10 to 20 नैनोमीटर के आसपास होता है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट. देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे इम्पल्स आ रहा है ना ऊपर से, क्योंकि एक्सॉन से जो इम्पल्स ऊपर से आ रहा है वो क्या करेगा, जब इम्पल्स नर्व एंडिंग के पास पहुँचता है तो नर्व एंडिंग के पास यहाँ पे कुछ कैल्शियम आयन चैनल होते हैं. क्या होते हैं, कैल्शियम आयन चैनल. ठीक है. कैल्शियम आयन चैनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं न्यूरॉन एंडिंग के पास, और जैसे इम्पल्स आया तो इम्पल्स के वजह से कैल्शियम आयन चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम इन्फ्लक्स होने लग जाता है.
कैल्शियम इन्फ्लक्स, जब कैल्शियम अंदर आना शुरू हुआ तो क्या होगा, कैल्शियम आयन इज गोइंग टू फ्यूज दीज सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, मतलब इनका कोलिजन होने लग जाएगा, और सिनेप्टिक वेसिकल अल्टीमेटली फ्यूज़ करेंगे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और ये वेसिकल रिलीज़ कर देते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स, कहाँ पे, सिनेप्टिक गैप में। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? ओके, तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ गए, सिनेप्टिक गैप में आ गए। बात को बहुत अच्छे से समझना है आपको। और अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आ चुके हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, इनके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, इनके रिसेप्टर होते हैं, हमने पहले जब डेंड्रॉन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इनके रिसेप्टर्स होते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, लाइगेंड का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर एक लाइगेंड हो गया, और वो उसके रिसेप्टर कहाँ पे हैं, डेंड्रॉन पे हैं। अब ये डेंड्रॉन से ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे और अगली न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग अभी फिर से देखेंगे। हुआ क्या, इम्पल्स आया, कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो गया। ओके, और कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिनेप्टिक वेसिकल्स का कोलिजन हुआ, और अल्टीमेटली सिनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हुआ, और न्यूरोट्रांसमीटर आ गया आपके सिनेप्टिक गैप में। और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर कहाँ पे हैं, डेंड्रॉन पे हैं। किस पे हैं, डेंड्रॉन पे हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, जब इनसे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे तो ये रिसेप्टर्स दो तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर दो तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल। जैसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब हो गया, एक तो एसिटाइल कोलिन हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको, एसिटाइल कोलिन हो गया। इसके अलावा या मैं ऐसे सॉरी, एक तो हो गया एड्रीनलिन। एड्रीनलिन देखिए, जो इपिनेफ्रिन है वो हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। एड्रीनलिन ही इपिनेफ्रिन है ना, हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड भी एक क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। बहुत अच्छा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रीनलिन। कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर हम लोग देखें तो वो होता है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और दूसरा क्या है, दैट इज द डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सब कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हालांकि क्वेश्चन अभी नहीं आते हैं, तो आपको बस 2-3 एग्जाम्पल याद रख लेना है, तो बहुत सारे, लेकिन अभी काम भर का आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जब ये अगर ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, ओके, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही, मान लीजिए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जैसे ही ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं या अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ये सोडियम आयन चैनल को ओपन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, सोडियम आयन चैनल को ओपन करवा देते हैं, मतलब सोडियम आयन अंदर आने लग जाता है। जब सोडियम आयन अंदर आने लग गया तो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तो एक्साइटेटरी क्या करवाते हैं बताइए मुझे, ये डीपोलराइजेशन करवाते हैं। डीपोलराइजेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, डीपोलराइजेशन। क्योंकि ये क्या किए, बाय सोडियम आयन इनफ्लक्स, सोडियम आयन को अंदर भेज देंगे। और अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो ये पोटेशियम आयन चैनल ओपन करवा देते हैं। तो ये क्या करवाते हैं, अगर एक बात बताइए, पोटेशियम आयन चैनल यहाँ से ओपन हुआ तो पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा। पोटेशियम अंदर ज़्यादा है ना, तो पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा। तो पहले ही अंदर की पोटेंशियल है, वी कैन से -70 है, पोटेशियम और बाहर चला जाएगा तो वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेशियम आयन बाहर जाने लगा तो ये क्या करवाते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मतलब अगली न्यूरॉन पूरी तरह से इनहिबिट हो जाती है, इम्पल्स आगे नहीं जाता है, वो न्यूरॉन क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। जैसे डोपामाइन होता है ना, जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की जड़ यही है। ठीक है, ये हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी। तो होता क्या है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोटेशियम आयन इफ्लक्स करवा देते हैं।
पोटेशियम आयन इफ्लक्स काफ़ी कॉमन है, या फिर ये क्लोराइड इनफ्लक्स करवाते हैं, क्लोराइड इनफ्लक्स, क्लोराइड आयन भी अंदर आएगा तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड बाहर ज़्यादा है हमने बताया आपको, तो वो अंदर आएगा तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से अगली न्यूरॉन इनहिबिट होती है और एक्साइट होती है। अब इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में जो इम्पल्स जनरेट हुआ उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। मतलब इम्पल्स यहाँ से यहाँ गया तो अगली न्यूरॉन में जो भी पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एंड दैट पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। सो excitatory neurotransmitter will generate excitatory postsynaptic potential and inhibitory neurotransmitter will generate inhibitory postsynaptic potential. So जो नया पोटेंशियल है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। बात समझ में आ चुकी है? तो एक्साइटेटरी सोडियम इन्फ्लक्स करवाएगा, मतलब अगली न्यूरॉन को एक्साइट करवाएगा, और इनहिबिटरी क्या करवाएगा? वो हाइपर पोलराइजेशन कराएगा, मतलब अगली न्यूरॉन को इनहिबिट करवाएगा। यू गॉट दिस? तो इस तरीके से हमने ये क्या देखा? दिस इज़ द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, एक इम्पल्स से दूसरे इम्पल्स तक। ठीक है, अब देखिए कुछ बहुत सारे टर्म यहाँ पे आते हैं जिनको मैं एलेबरेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी के आपने नाम सुना होगा सिनेप्टिक डिले, सिनेप्टिक डिले, सिनेप्टिक फटीग, ठीक है ना, ऐसा नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए सिनेप्टिक डिले का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय द इम्पल्स इन सिनेप्टिक गैप। क्योंकि देखिए इम्पल्स जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो दो न्यूरॉन के जंक्शन को क्रॉस करने के लिए उसे एक छोटा सा टाइम लेना पड़ता है, और वो टाइम जो गैप में उसका टाइम बीतता है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक डिले। सो सिनेप्टिक डिले क्या है? इम्पल्स के द्वारा सिनेप्टिक गैप में जो टाइम लिया गया है उसको हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं। सिनेप्टिक फटीग क्या है बच्चों, ये बताओ? सिनेप्टिक फटीग का मतलब ये होता है, एक बात बताओ, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे पूरी तरह से रिलीज हो चुके हैं, किसमें? सिनेप्टिक गैप में, ठीक है, और ये अपने किससे बाइंड करेंगे? ये बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर से। ओके, अपने रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे डिग्रेड हो जाते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे डिग्रेड होते हैं तो मतलब ये टूट जाते हैं अपने कंपोनेंट में, और जब तक ये यहाँ पे टूटे रहेंगे तब तक तो यहाँ पे कोई इम्पल्स जनरेट हो नहीं पाएगी, अगला न्यूरोट्रांसमीटर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, अगली इम्पल्स इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। और अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन मान लीजिए यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पड़ा हुआ है, तब तक दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जनरेट नहीं हो, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ नहीं हो पाएंगे जब तक ये गैप में पड़ा हुआ है। तो एसिटाइल कोलिन विल ब्रेक इनटू एसिटिक एसिड और कोलिन में, किसमें ब्रेक होगा? डिग्रेड हो जाएगा एसिटिक एसिड कोलिन में, और फिर ये एसिटिक एसिड और कोलिन वापस से इसमें चले जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे एसिटिक एसिड में। तो यहाँ पे जब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा है, ठीक है, तब तक अगला न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज़ नहीं होगा, और क्या होगा? अगली न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ नहीं होंगे तो इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक फटीग। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक फटीग। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिनेप्स कितने टाइप के होते हैं। तो सिनेप्स दो तरीके के होते हैं, सिनेप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है, देखिए मेरी बात ध्यान सुनना है, सिनेप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है केमिकल। बहुत अच्छे से समझना है इसको। केमिकल सिनेप्स अभी हमने बताया था। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, जैसे एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो गैप होता है ना, गैप, सिनेप्टिक गैप, वो काफ़ी कम होता है, बिकॉज वी कैन से कि टू न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। गैप काफ़ी कम होता है। अगर एक बात बताओ, गैप काफ़ी कम है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी इनके एंडिंग में नहीं होते हैं, तो चार्ज इसको जंप करके चला जाता है, क्योंकि गैप काफ़ी कम है। तो चार्ज से, तो जैसे जैसे पूरा एक तार जोड़ देते हो ना आप, तार जोड़ देते हो, वैसे ही मतलब चार्ज इम्पल्स वी कैन से कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ऐसे चार्ज जंप करके चला जाता है। तो और केमिकल में क्या है,
कि इनके गैप जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे सिनेप्टिक गैप जो है ना वो वी कैन से 0.2 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो 2 नैनोमीटर के आसपास है, 2 नैनोमीटर के आसपास, जबकि यहाँ पे सिनेप्टिक गैप जो है वो 10 to 20 नैनोमीटर के आसपास है, 10 to 20 नैनोमीटर, मतलब यहाँ पे गैप काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसके अलावा बताइए यहाँ पे नो न्यूरोट्रांसमीटर्स, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, एक बात बताइए, अगर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो भाई सिनेप्टिक डिले का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, गैप है ही नहीं, सिनेप्टिक डिले नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्टिक डिले होता है, यहाँ पे सिनेप्टिक फटीग नहीं होगा, यहाँ पे सिनेप्टिक फटीग होगा, ठीक है, और ये फास्ट होगी और ये स्लो होगी, बट दिस इज़ वेरी रेयर इन आवर बॉडी, ठीक है, दिस इज़ द कॉमन, ये कॉमन है, ये रेयर है। और ये कहाँ होती है, ये होती है हमारे हार्ट में कई जगह पे होती है, ठीक है। इसके अलावा ये होती है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में, कहाँ होती है, सेंसरी ऑर्गन्स में, लाइक ईयर्स एंड आइज़, ठीक है, ईयर्स एंड आइज़। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिनेप्स, ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए आज हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, ओके। तो चलिए देखिए ह्यूमन ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आई होप ओके 1 मिनट। ह्यूमन ब्रेन सिस्टम या वी कैन से ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये दो कंपोनेंट हैं, पहला क्या है ब्रेन और दूसरा क्या है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए बात को बहुत अच्छे से समझना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इनकी जो कवरिंग होती है, दे आर प्रोटेक्टेड बाई अ कवर्स, वी कैन से, इनकी कवरिंग को हम लोग कहते हैं मेनिंजेस, क्या कहते हैं, मेनिंजेस, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अच्छे से समझना है, और इसका सिंगुलर फॉर्म होगा मेनिक्स, ठीक है, मेनिक्स। तो दिस इज़ द मेनिंजेस, द कवरिंग ऑफ द वी कैन से आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। अब देखिए मेनिंजेस तीन होते हैं, आउटर से इनर अगर हम लेंगे तो जो सबसे आउटर है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक है, और उसके बाद जो बीच वाला है उसको हम लोग कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है, एरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे इनर है उसको हम लोग कहते हैं पाया मैटर। और इसके बाद इनर के बाद हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड और पाया मैटर, ठीक है। देखिए इसको, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होगा, इसको हम लोग कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होगा जिसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड स्पेस। देखिए सब का मतलब ये है, सब का मतलब नीचे, ईपी का मतलब ऊपर, तो ड्यूरा मैटर के नीचे है, इसलिए ड्यूरा मैटर के नीचे ही आएगा ना ये स्पेस, तो इसको हम सब ड्यूरल स्पेस एंड दिस इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस। देखिए सब एरेक्नॉइड स्पेस इज फिल्ड विद द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है, हम आगे इस फ्लूइड के बारे में भी देखेंगे, जो कि कोरॉइड प्लेक्सस से सिक्रीट होता है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। जो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहाँ होता है, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है। अब देखिए ड्यूरा मैटर के ऊपर भी एक और लेयर होती है जिसको हम ईपीड्यूरल स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं, ईपीड्यूरल स्पेस। लेकिन ईपीड्यूरल स्पेस इज ओनली प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। भाई देखिए अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, ड्यूरा मैटर के ऊपर वाला स्पेस क्या है, ईपीड्यूरल स्पेस, ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ब्रेन में एब्सेंट होता है, क्योंकि देखिए हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना बच्चों, ध्यान से देखना, वो हमने पढ़ाया था मसल, तो हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो वर्टिब्री होती हैं,
वर्टिब्री के बीच में एक हॉलो सेंटर होता है जिसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, याद आ रहा है। तो हमारी वर्टिब्री ऐसे ऐसे अरेंज है ना, ऐसे 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 अरेंज है, और उनके बीच में जो कैनाल है उसको हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। उसी में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ओके, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की सबसे बाहर की लेयर क्या होगी? ड्यूरा मैटर। सबसे बाहर की जो कवरिंग है ड्यूरा मैटर। और वर्टिब्री इज ऑल्सो द बोन। वर्टिब्री और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होगा उसको कहते हैं ईपीड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं? ईपीड्यूरल स्पेस, जो कि केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड में ही होगा। ब्रेन में ऐसा कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वर्टिब्री के बीच से ही जाना है इसको, स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्री के बीच में जो गैप है, दो बोन के बीच में, ये बोन है और ड्यूरा मैटर के बीच में जो गैप है उसको हम कहते हैं ईपीड्यूरल स्पेस। और वही है हमारा, वो कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है, लेकिन ब्रेन में नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें इतनी आपको क्लियर होगी। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, सब सारे क्वेश्चन लग जाएंगे बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है, बी अटेंटिव और नोट करते रहना है, देखते रहना है। पेन कॉपी चलते रहना चाहिए आपका। उतनी प्रैक्टिस जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है पेन कॉपी चलने से, बस ऐसे देख लेने से नहीं होती है, ठीक है। तो आप उसको लगातार करते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अब हम अपने ब्रेन को बनाने जा रहे हैं, पहले कवरिंग देख लेते हैं। तो अगर मैं अपना बाल नहीं बनाने जा रही हूँ, तो बाल के नीचे क्या है? स्किन है। सबसे पहले हमारा ब्रेन कहाँ पे है भाई? क्रेनियम। हमने बताया है कि क्या है, दैट इज़ अ क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम में ब्रेन प्रोटेक्टेड है। क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं याद होनी चाहिए आपको? 8 बोन्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ओके। और 2 अंदर हैं, एथमॉइड और स्फिनॉइड, याद आया ना, ठीक है। तो हमारी जो ब्रेन है वो क्रैनियल बॉक्स में प्रोटेक्टेड है। तो क्रैनियल बॉक्स एक बोन है, बोन के ऊपर क्या है? स्किन है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए स्किन हो गई, ये हमारी क्या होगी? स्किन हो गई, ठीक है। दिस इज द स्किन। स्किन के बाद क्या है बताइए जल्दी से? बोन की कवरिंग है। ये बोन की कवरिंग को क्या कहते हो आप? पेरिओस्टियम कहते हो ना। तो पहले स्किन हो गया, फिर बोन हो गया, फिर आया पहला हमारा जो पहला ये क्या है? ड्यूरा मैटर है, पहली मेम्ब्रेन। दिस इज द ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर कुछ ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है, क्योंकि इनमें ड्यूरल साइनसेस होते हैं जिसमें ब्लड होता है, ठीक है। ये क्या है? ड्यूरल साइनसेस। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिस इज द ड्यूरल साइनसेस फिल्ड विद द ब्लड, ठीक है। अब ड्यूरा मैटर के बाद बताइए अगली मेम्ब्रेन कौन सी है? दिस इज द एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड टर्म कहाँ से आया? एरेक्नॉइड टर्म कहाँ से आया? कोई बताएगा मुझे? एरेक्नॉइड इंसेक्टा का जो आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है एरेक्नॉइड, ठीक है ना। तो एरेक्नीडा का मतलब होता है स्पाइडर लाइक, ठीक है, जिसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन आते हैं। तो बहुत जगह आप लोग एरेक्नॉइड टर्म सुनते होंगे, जैसे एरेक्नोडेक्टाइली मतलब जिसमें फिंगर्स क्या होते हैं? स्पाइडर के जैसे हो जाते हैं, वेब लाइक हो जाते हैं, ओके। तो एरेक्नो टर्म मतलब स्पाइडर लाइक, वेब लाइक, ओके। तो जो एरेक्नाइड हमारी जो ब्रेन की ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, वो बिल्कुल वेब के जैसी होती है। कैसी होती है? वेब, जाल जैसी होती है, जाले जैसी होती है, मकड़ी के जाले जैसी होती है, इसीलिए इसको हम एरेक्नॉइड कहते हैं। एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेक्नॉइड मैटर। अब इसमें से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, और ये फिंगर लाइक एरेक्नाइड विलाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एरेक्नाइड विलाई, जो यहाँ से ब्लड लेते हैं, किससे? ड्यूरल साइनसेस से। तो दिस इज द एरेक्नाइड विलाई, ठीक है। अब जो थर्ड है, सबसे आखिरी लेयर है, देखिए इन दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। अभी पढ़ाया था ना, दिस इज द सब ड्यूरल स्पेस। और जो आखिरी है, आखिरी क्या होती है हमारी? पाया मैटर होती है। लेकिन पाया मैटर इज नॉट द स्मूथ, इट इज ऐसे फोल्डिंग्स होती है जिनमें ब्रेन होता है। सो दिस इज द पाया मैटर, जो ब्रेन के टिश्यूज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। तो ये हमारी ब्रेन हो गई, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वॉट एवर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दिस इज द ब्रेन। ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन है? पाया मैटर। और पाया मैटर में ये क्या है? वी कैन से फोल्डिंग्स हैं,
ओके और एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और सब मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिस इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस दैट इज फिल्ड विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को बायंसी प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा होता है, कैविटीज़ जो होती हैं ना, फ्लूइड भरा होता है, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का जितना वेट होता है, वी कैन से कि 1.5 kg के आसपास, उतना हमें पता, क्या हमें पता चलता है कि ये हमारे सर पे 1.5 kg है, नहीं पता चल पाता। दैट इज़ ड्यू टू दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बिकॉज दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स बायंसी, जिसमें हमारा ब्रेन क्या होता है, फ्लोट करता रहता है। उसको उसका वेट, एक्चुअल वेट पता नहीं चल पाता हमारे हेड के ऊपर, या वी कैन से हमारे नेक के ऊपर जो एक्चुअल वेट है ब्रेन का, वो नहीं पता चल पाता ड्यू टू दिस फ्लूइड। दिस इज़ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, यू गॉट दिस। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, वी कैन से दीज आर द कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। और आपको पता है कि ये क्या है, स्किन, बोन की जो कवरिंग है, उसके बाद ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपका होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब हम लोग ब्रेन के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल एक स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसको ही बस बताया है। तो हम लोगों को ब्रेन के बारे में देख लेना है, और बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जितना आपके काम भर का है। तो ये बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन आपको पढ़ना जितना है उतना ही आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन, तो देखिए हमारा ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया फोर ब्रेन, जो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मिड ब्रेन, और तीसरा क्या है, हाइंड ब्रेन। देखिए इसको ब्रेन को हम लोग एक और टर्म देते हैं, दैट इज़ द सिफेलॉन। क्या कहते हैं, सिफेलॉन। ब्रेन का दूसरा नाम है सिफेलॉन। इसी के नाम पे हम फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेनसेफलॉन। इसको मीजेनसेफलॉन कहते हैं, मीजेनसेफलॉन। और इसको मेटासेफलॉन कहते हैं, मेटासेफलॉन। ओके, प्रोजेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन एंड मेटासेफलॉन। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो फोर ब्रेन को फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सेरिब्रम, जिसको हम ब्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे मोस्ट डेवलप पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट, जिसको हम ब्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, और दूसरा होता है डायनसेफलॉन। क्या होता है, डायनसेफलॉन। ओके, डायनसेफलॉन में अगेन 3 पार्ट होते हैं। मैं इसके पार्ट को ऐसे लिख दे रही हूँ, अगेन 3 पार्ट होता है। पहला होता है थैलेमस, या फिर 2 ही पार्ट में बना रही हूँ। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ईपीथैलेमस भी मान लेते हैं इसमें, और आ गया ईपीथैलेमस। लेकिन मैं ईपीथैलेमस को आपको बाद में बता दूंगी। थैलेमस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको ईपीथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप जानते ही हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस क्या, ये ईपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हम लोग इसमें कुछ ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो दीज 3 पार्ट्स आर वी कैन से इंक्लूड इन द फोर ब्रेन, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन काफ़ी रूडिमेंट्री होता है ह्यूमंस में। ओके, और इसमें केवल 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब्स, जिनको कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ओके, और इसमें मिड ब्रेन में इनकी जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना की जो डक्ट होती हैं, इनको कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको याद रखना। देयर आर 4 ऑप्टिक लोब्स, 2 सुपीरियर होते हैं, 2 इन्फीरियर होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी।
जो हो गया आपके कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना कहेंगे। बर्ड्स में 2 ही होते हैं जिनको हम कार्पोरा बाईजेमाइना कहते हैं। ह्यूमंस में 4 होते हैं जिनको हम कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना कहते हैं। और इनकी डक्ट को हम सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ ईटर कुछ ऐसे बोला जाता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन में अगेन 3 पार्ट होता है और ये 3 पार्ट क्या है, पॉन्स, सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट यही होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ये होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम, और तीसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो चलिए पहले हम पार्ट देख लेते हैं, एकदम ध्यान से इसको समझना है आपको। पहला हमने आपको बताया 4 ब्रेन में 2 पार्ट, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में 2 पार्ट मैंने बताया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन का जो ऑप्टिक लोब्स है इसके बारे में। हाँ चलिए, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि होता क्या है। सबके 1-2 फंक्शन मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। जो बेसिक फंक्शन है उसको मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। जैसे सेरिब्रम क्या है, हमारा सेरिब्रम 4 ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, या वी कैन से ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ ब्रेन। ब्रेन ऑफ ब्रेन। अच्छा चलिए, 2-3 चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं? ठीक है, पहला है हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं। दूसरा वी कैन से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है, वो तो मैं अभी बताऊंगी आपको। हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं ये आप मुझे लिख के बताओगे। सेरिब्रम क्या है, ब्रेन ऑफ ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन की मोस्ट ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लाइक हमारी जो मेमोरी है, ठीक है, प्लानिंग है, डिसीजन है, स्पीक एरिया इसी में पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रोकाज एरिया इसी में होते हैं। हालांकि वर्निक्स एरिया यहाँ पे होते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, डिटेल आपको जाना भी नहीं है। तो सेरिब्रम क्या होता है, ये ब्रेन की मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लानिंग, डिसीजन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे कंट्रोल होने जा रही हैं, 4 ब्रेन से। थैलेमस क्या है, देखिए 4 ब्रेन का भी ये भी पार्ट है। जैसे आप समझ लीजिए कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है ना, ये आपका ब्रेन है, और 4 ब्रेन का ये जो थैलेमस होता है, यहाँ पे मान लीजिए थैलेमस है। थैलेमस एक समझिए ये रिले सेंटर है। क्या है, रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब ये है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे मान लीजिए आपके ब्रेन में कोई इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, या आपकी एक कोई कोचिंग है, या आपका कोई एक कंपनी है। कंपनी के पास मतलब कंपनी में एक रिसेप्शन जो होता है, ठीक है, तो जो रिसेप्शन हॉल या रिसेप्शन रूम कुछ भी हो, वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ कोई पर्सन है वो थैलेमस की तरह है। वो थैलेमस की तरह है, मतलब वो रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब ये है, आपके ब्रेन में आने वाली सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है, मतलब बॉडी पार्ट से जो सेंसरी इम्पल्स है उसको रिसीव करता है, और फिर ब्रेन से बॉडी पार्ट तक जाने वाले मोटर इम्पल्स को डायरेक्शन देता है। मेरी बात ध्यान से समझना है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये सेंसरी और मोटर इम्पल्स को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे रिसेप्शन पे बैठा कोई पर्सन, आप गए इंक्वायरी के लिए, तो आपकी बात को वो हेड ऑफिस तक लेके जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उसने सेंसरी इम्पल्स को लेके गए, और हेड ऑफिस से फिर आपकी हेड ऑफिस की बात को आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी, मैंने क्या कहा? ओके, तो ये क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। बस ऐसे समझिए, दिस इज द रिले सेंटर, दिस एक्ट एज रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब ये हुआ कि ये ब्रेन तक आने वाली सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है, और ब्रेन से जाने वाली मोटर इम्पल्स को कोऑर्डिनेट करता है। बस सिंपल आपको यही समझना है, मतलब सेंसरी और मोटर इम्पल्स को के कोऑर्डिनेशन के लिए बैठा हुआ ये रिसेप्शन पे बैठा हुआ एक पर्सन है। बात समझ में आ चुकी। हाइपोथैलेमस बड़ा आपका कह सकते हैं कि बहुत एक फेमस पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आपको पता है कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि
न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन सिक्रेट करते हैं ना ये न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन्स। ओके, लेट मी चेक। ये क्या करते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन्स रिलीज करते हैं हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर होता है, सैटाइटी सेंटर होता है, थर्स्ट सेंटर होता है ना, बात को समझिए। तो हंगर सेंटर हो गया, थर्स्ट सेंटर हो गया, सैटाइटी सेंटर हो गया, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये थर्मो आपको बताया कि जो हाइपोथैलेमस है उसके काम के बारे में आपको ऐसे जानना है कि हाइपोथैलेमस तो देखिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वी कैन से कि पार्ट है ब्रेन का, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द, देखिए मैंने इसको रिले सेंटर बताया, याद आ रहा है ना, रिले सेंटर। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, दिस इज़ द वी कैन से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है कौन, हाइपोथैलेमस। क्योंकि आपको पता है कि हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनको हम न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन्स। इसके अलावा हमारे हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर है, थर्ड सेंटर है, सैटाइटी सेंटर है, टेम्परेचर सेंटर है, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर है। बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ आप जानना कि जो टेम्परेचर सेंटर और हंगर सेंटर बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। जब भी कभी ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो टेम्परेचर सेंटर शट डाउन द हंगर सेंटर, वो हंगर सेंटर को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। तो कभी क्या होता है, फीवर में आपको भूख नहीं लगती है, ये रीज़न होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हाइपोथैलेमस के बारे में। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी क्योंकि ये ऐसे नहीं समझ आने वाला। पॉन्स क्या है, चलिए देखिए पॉन्स के बारे में। पॉन्स वेरोली इज़ द फीचर ऑफ द मैमल्स और वी कैन से ह्यूमंस। ठीक है, पॉन्स क्या करता है, ये जैसे जो हमारा जो सेरिबेलम है ना, ये सब पीछे डॉर्सल साइड में हमारे सेरिबेलम होता है, 2 सेरिबेलम है। सेरिबेलम को कनेक्ट करता है, क्या करता है, कनेक्ट करता है। और पॉन्स वेंट्रल साइड में होता है, ब्रेन के वेंट्रल साइड में होता है। याद रखना, पॉन्स ब्रेन के वेंट्रल साइड में है और ये हमारे सेरिबेलम को कनेक्ट करता है जो कि डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। सेरिबेलम हमारा डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। और पॉन्स क्या करता है, एक जंक्शन बनाता है, ब्रेन के हर एक हिस्से को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ फाइबर ट्रैक्ट निकले होते हैं पॉन्स से, जो ब्रेन के हर हिस्से को कनेक्ट करता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एकदम ध्यान से समझिए। पॉन्स का काम क्या है भाई, देखिए यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर भी होते हैं। जैसे पहला सेंटर क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, जो कि क्या है, ये रेस्पायरेटरी रेगुलेटरी सेंटर में हमने आपको बताया था जब रेस्पायरेशन का रेगुलेशन पढ़ रहे थे, जो कि क्या करता है, रेस्पायरेटरी रेगुलेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये मास्टर ऑफ ब्रीदिंग रेगुलेशन का ये मास्टर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, इसके अलावा पॉन्स हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे दुख में, हंसी में, ठीक है, और एक्साइटमेंट में जो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है, दैट इज़ ड्यू टू द पॉन्स। सो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ये ब्रेन के हिस्से को कनेक्ट करता है। यहाँ से कुछ फाइबर है, मैं एनसीईआरटी की लाइंस बता रही हूँ, कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पॉन्स हमारे सेरिबेलम को भी कनेक्ट करता है। फिर आते हैं हम सेरिबेलम, ब्रेन का सेकेंड पार्ट है। ये कुछ नहीं, बस आप ऐसे समझिए, हमारी बॉडी के जो इक्विलिब्रियम है, मतलब हमारे जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का सब, हालांकि वो ब्रेन के हर हिस्से को अल्कोहल अफेक्ट करता है, लेकिन ये सेरिबेलम को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इस वजह से
जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो गड़बड़ हो जाता है, पर्सन जो है लड़खड़ाने लगता है। तो सेरिबेलम क्या करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। सेरिबेलम में बड़े मैं इसको आगे बताऊंगी, फोल्ड होते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन आ सकें, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। मेड्यूला, मेड्यूला हमारे ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, जो कि इसमें ढेर सारे वाइटल ऑर्गन्स के सेंटर पाए जाते हैं। ब्रीदिंग सेंटर, अरे अभी बताया था ना, ब्रीदिंग सेंटर हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन और इनहिबिशन, हार्ट रेगुलेशन, सारे सेंटर यहीं पे होते हैं मेड्यूला। और मेड्यूला ही आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। मेड्यूला आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, ख़त्म कहानी। समझ में आ गया ब्रेन के सारे पार्ट के फंक्शन। चलिए अब मैं एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ। अभी मैंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं बताया, इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कस करूँगी। तो अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रेन का और उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, सब क्लियर हो जाएगा इस स्ट्रक्चर से। तो मैंने यहाँ पे बना दिया एक ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मैं नहीं बना पाती, तो मैं एक छोटा सा आपको समझाने के लिए ब्रेन को ऐसे लेके जा रही हूँ। मैं इसको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है, हालांकि ये होता कैसा आपको पता है। तो देखिए ये हमारा है, ये चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा बस। ठीक है, ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों है। समझाने के पर्पस से मैंने ऐसा बना दिया। ये हमारा फोर ब्रेन है, मान लीजिए ये बीच में मिड ब्रेन है और इधर हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया और इधर हाइंड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन पहले मैं बना दे रही हूँ। यहाँ पे हमने बताया था कि 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं 2 सुपीरियर कॉलिक्युलाई होते हैं और 2 इन्फीरियर कॉलिक्युलाई। देखिए ये दोनों क्या है, सुपीरियर कॉलिक्युलाई, सुपीरियर कॉलिक्युलाई, और ये दोनों हैं इन्फीरियर कॉलिक्युलाई, इन्फीरियर कॉलिक्युलाई। अब मैं इन्हीं के फंक्शन को पहले बता दूं क्योंकि हमने इनके बारे में डिस्कस नहीं किया था। ये रिलेटेड होते हैं हमारे विज़न से, ये विज़न पाथवे बनाते हैं। ये रिलेटेड होते हैं ऑडिटरी से। कन्फ्यूज़न हो तो वावेल से याद रख लेना, आई और ए से। ऑडिटरी जो पाथवे बनाता है वो इन्फीरियर, और इनके बीच के डक्ट को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सेरिबेलम। ये दोनों क्या हो गए हमारे, सेरिबेलम। ठीक है, और ये हमारा है पॉन्स। पॉन्स किधर है भाई, जल्दी से बताओ। पॉन्स एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। पॉन्स वेंट्रल साइड में है, वेंट्रल साइड में है। ठीक है, और सेरिबेलम बेलम कहाँ पे है, डॉर्सल साइड में है। और इसी के नीचे ये आ गया हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रेन खत्म हुआ। ठीक है, ये ब्रेन खत्म हुआ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अब जहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ख़त्म होता है ना, वहाँ पे एक इस तरीके का अपर्चर होता है। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इस अपर्चर में घुसता है। ओके, इस अपर्चर को हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। जहाँ के बाद फोरामेन मैग्नम, देखिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, फोरामेन मैग्नम के पहले इसको हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, लेकिन इसके बाद हम इसको स्पाइनल कॉर्ड कहने लग जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहने लग जाते हैं। ठीक है, फोरामेन मैग्नम के पहले ये याद रखना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक ही टिश्यू से डेवलप हुए हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों एक ही टाइप के टिश्यू से डेवलप हुए, ये अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जहाँ पे ख़त्म होती है और फोरामेन मैग्नम वहाँ से स्टार्ट होता है, और वहीं से उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहने लग जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए हम इस फोर ब्रेन को थोड़ा सा हमने इसको बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाया है, क्योंकि है ही ये फोर ब्रेन में हम आते हैं। ये हमारा सेरिबेलम है, सब फंक्शन हमने बता दिया आपको। फोर ब्रेन में अब आप देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक अंतर होता है।
बहुत ध्यान से सुनना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक अंतर ये है, सारी कवरिंग सेम है, एक इपिड्यूरल स्पेस होता है स्पाइनल कॉर्ड में। एक अंतर ये है कि ब्रेन में ग्रे मैटर कहाँ होता है, बाहर होता है, वाइट मैटर अंदर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है, वाइट मैटर बाहर होता है। दोनों में एक अंतर क्या बताया मैंने आपको, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है। सो स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर इनसाइड, SGI से याद रख लेना, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर इनसाइड, ठीक है, या वी कैन से ब्रेन में वाइट मैटर इनसाइड होता है, ब्रेन में वाइट मैटर इनसाइड होता है। BV से याद रख लीजिए, भूलेंगे नहीं, इस आई को छोड़ दीजिए, ब्रेन वाइट मैटर इनसाइड, BV से याद रख लीजिए, ठीक है, BV, ओके। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, अभी आपको भूलना नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अब ये ग्रे मैटर वाइट मैटर का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए ये हमारी ब्रेन है, तो कोई भी एक स्फेयर वाला जो पोर्शन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। बाहर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, बाहर के पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर के पार्ट को हम कहते हैं मेड्यूला। तो ये बाहर का पार्ट क्या हो गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट क्या हो गया, सेरिब्रल मेड्यूला। क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सेरिब्रम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेड्यूला। तो ध्यान से सुनना आपको ये है कि हमारा जब ब्रेन आप फ्रंट से देखेंगे इस तरीके से, अगर हम सजाइटल सेक्शन दिखाएं तो ऐसे दिखेगा, लेकिन आप अगर इसका एक फ्रंट से व्यू देखेंगे तो हमारा ब्रेन दो इक्वल पार्ट में इस तरीके से डिवाइडेड है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेरिब्रम, ये जो पूरा प्रोमिनेंट पार्ट आपको दिखता है वो सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो हमारा होता है वो दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हमारा ब्रेन कुछ ऐसे दिखता है जिसमें ये सेरिब्रम है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दिस इज द सेरिब्रल, हेमी का मतलब हाफ, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इन दोनों पार्ट को एक ट्रांसवर्स सेक्शन कनेक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब अगला हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कॉर्टेक्स और मेड्यूला का। देखिए कॉर्टेक्स बताइए बाहर है, ब्रेन में वाइट मैटर इनसाइड है ना, BV से याद रखना है आपको। तो कॉर्टेक्स कैसा दिखता है, ग्रे दिखता है, और ये कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रे मैटर बाहर है, वाइट मैटर अंदर है। ग्रे का मतलब यही हमने आपको न्यूरॉन पढ़ाते टाइम बताया था कि एक जो न्यूरॉन है इसकी सेल बॉडी और ये एक्सॉन, ठीक है, बात समझना। तो जो सेल बॉडी है ना बच्चों, ध्यान से समझना इसको, जो सेल बॉडी है वो ग्रे दिखता है। एक्सॉन क्योंकि माइलिनेटेड होता है, और माइलिन शीट लिपिड की बनी होती है, लिपिड वाइट होता है, इसलिए जहाँ तक एक्सॉन होता है वो ग्रे मैटर है, और जहाँ तक सेल बॉडी होता है वो वाइट मैटर। तो यहाँ पे देखिए सेल बॉडी बाहर होता है और एक्सॉन अंदर होते हैं। न्यूरॉन्स यहाँ काफ़ी होंगे ना, सेल बॉडी बाहर होगा और एक्सॉन कहाँ होंगे, अंदर होंगे। बच्चों ध्यान से समझना इसको, ठीक है। यही है ग्रे मैटर और वाइट मैटर का कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग दिस, ओके। चलिए ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है, ओके। सेरिब्रम में ढेर सारे सेंटर होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम हमारे जैसे कुछ यहाँ पे सेंसरी सेंटर होते हैं, सेंसरी एरिया होते हैं, कुछ मोटर एरिया होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनका फंक्शन ना तो सेंसरी होता है ना ही मोटर होता है, कंप्लीटली दोनों का मिक्सअप होता है, उसको हम कहते हैं एसोसिएशन सेंटर या एसोसिएशन एरिया। मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो सेरिब्रम में ऐसे एरिया जो ना प्योरली वी कैन से सेंसरी होते हैं ना ही वो मोटर होते हैं, उनको हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया। और एसोसिएशन एरिया ही हमारा जो है वो प्लानिंग, डिसीजन और ये सब में रोल प्ले करता है, ठीक है, इंटेलिजेंसी में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोसम, इसके अलावा हमने आपको बताया कि दैट इज़ द वी कैन से ग्रे मैटर, वाइट मैटर, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ओके। ये सब समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगली चीज़, इसका अगला पार्ट क्या है। इसका अगला पार्ट है यहाँ पे, दैट इज़ द थैलमस। इसका अगला पार्ट है थैलमस, ठीक है। थैलमस के ऊपर एक ईपीथैलमस और नीचे हाइपोथैलमस। थैलमस के ऊपर ये देखिए ईपीथैलमस,
ये थैलमस और ये हाइपोथैलमस। एपिथैलमस इज द नॉन नर्वस पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिस इज द ओनली नॉन नर्वस पार्ट ऑफ ब्रेन। एपिथैलमस इज नॉन नर्वस पार्ट ऑफ द ब्रेन। थैलमस हमने आपको बताया कि थैलमस रिले सेंटर है, वो सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस के कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, सेंसरी इम्पल्स को ब्रेन तक भेजा और वहाँ से ब्रेन के मोटर इम्पल्स को लेके सेंस ऑर्गन तक भेजा, रिसेप्टर्स तक भेजा। ठीक है, ये है थैलमस का काम। हाइपोथैलमस हमने बता दिया, हाइपोथैलेमस हमने बता दिया। और यहीं पे एक ग्लैंड लगी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी हमें पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में सटाइटी सेंटर, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन सिक्रेट करता है, टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ये समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है ना। तो ये डायनसेफ्लॉन के पार्ट कौन है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ये हमारा मिड ब्रेन, ये क्या है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई का फंक्शन क्या है। देखिए, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई विजन और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई ऑडिटरी से, मतलब जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके सामने कोई मूवी चल रही है, तो पर्दे पे कोई एक हीरो या कोई एक्टर यहाँ से वहाँ जाता है, तो आपका हेड इधर जाता है ना, आपका हेड घूमता है। तो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ हेड ड्यू टू द विज़न। मतलब हमारे जो हेड का मूवमेंट होता है ड्यू टू द विज़न, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक उसी तरीके से इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई का मतलब क्या है, साउंड। जैसे पीछे से किसी ने आपको आवाज़ दी तो आपका हेड आवाज़ की तरफ गया, तो मूवमेंट ऑफ हेड बिकॉज ऑफ दैट साउंड इज़ ड्यू टू दिस इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई. So this basically regulate our movement of head due to the vision and due to the we can say sound. Okay, ये है हमारे मिड ब्रेन का काम, मिड ब्रेन का काम। अब हम नीचे आते हैं, मिड ब्रेन से ऐसे नीचे आते हैं। ओके, जब मिड ब्रेन से हम नीचे आएंगे तो हमारे सेरिबेलम और पॉन्स और मेडुला का फंक्शन हमने आपको बता दिया। पॉन्स फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, सेरिबेलम को कनेक्ट करता है वेंट्रल साइड में, और इसके अलावा और क्या करता है, और ये हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर बनाता है, और ये ब्रेन के हर हिस्से को कनेक्ट करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब बताओ कि जब ये एक ही टिश्यू से बना हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो कैसे एक में ग्रे मैटर बाहर और एक में ग्रे मैटर अंदर हो जाता है। जैसे ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर और फिर स्पाइनल कॉर्ड में ये अंदर हो गया, मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि ये दोनों देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि ग्रे मैटर अब अंदर, बाहर से अंदर आने लगे और वाइट मैटर अंदर से बाहर जाने लगे, तभी तो स्पाइनल, वही पोर्शन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। This is the transition between, we can say, interchange of gray matter and white matter. मतलब ग्रे मैटर जैसे ही आप यहाँ से आएंगे ना ब्रेन से, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही वो पोर्शन है जहाँ पे अब ग्रे मैटर अंदर की तरफ आने लगता है और वाइट मैटर बाहर की तरफ जाने लगता है। तो फिर स्पाइनल कॉर्ड में ये चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ चुकी है? आर यू ओके विद एवरीथिंग? ओके, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हम आगे देखेंगे, तो हालांकि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। बात समझ में आ गई है? अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, जैसे मैं बना दूँ ये चीज़ कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई कि जो सेरिबेलम का सरफेस होता है वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। सेरिबेलम का सरफेस हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्सॉन, ये बस इसको समझिए, यहाँ तक ये सेल बॉडी है, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, और ये जो है इसको हम वाइट मैटर कहते हैं। यही है ना, ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है और ये मेड्यूला वाला पोर्शन है सेरिबेलम का, मान लीजिए। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ फोल्ड बनाने होंगे। जैसे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है, मतलब सरफेस इंक्रीज़ हो जाता है ना। वैसे ही देखिए, अब क्या होगा कि आप इसको ऐसे बना दीजिए,
मतलब अब यही न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स यहाँ पे आपके ज़्यादा आ जाएंगे, ज़्यादा न्यूरॉन आ जाएंगे ना, इसीलिए जो सेरिबेलम का जो सरफेस होता है वो हाईली कॉन्वॉल्यूटेड होता है। कैसा होता है? हाईली कॉन्वॉल्यूटेड, सो दैट कि दे अकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स है। सेम इसी तरीके से हमारे ब्रेन, आप देखते हो ना ब्रेन में ऐसे गायराई एंड सल्काई, गायराई एंड जो ब्रेन में ऐसे ऐसे रिजेस प्रेजेंट होते हैं, जब आप ब्रेन को बाहर से देखते हो तो गायराई एंड सल्काई होते हैं, क्योंकि वहाँ उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि मोर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स वहाँ पे आ सकें। ओके, बात समझ में आ गई? दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द सेंस ऑर्गन्स। तो हम अगले लेक्चर में सेंस ऑर्गन्स और रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, आपको सारी चीज़ों को समझ लेना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैंने बताना भूल गई थी, दैट इज़ द लिम्बिक सिस्टम। अच्छा देखिए, जो फोर ब्रेन होता है, जैसे ये हमारा फोर ब्रेन है, इसको समझ लीजिए, ये हमारा ब्रेन है। तो हमने ये ब्रेन में क्या बना दिया? सेरिबेलम, ये पॉन्स बना दिया, ठीक है, ये मिड ब्रेन बना दिया, ओके, मिड ब्रेन बना दिया, और ये हमारा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में देखिए ये हमारा डायनसेफ्लॉन वाला पार्ट है, मतलब ये क्या है? दिस इज़ द थैलेमस एंड दिस इज़ हाइपोथैलेमस, दिस इज़ एपिथैलेमस। यहीं पे कुछ आपको इस तरीके से पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है, इस पैचेस को हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो है एमिगडेला और दूसरा है हिप्पोकैम्पस। क्या है? हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस। देखिए एक्चुअली हमारे ब्रेन, हमारे जो भी बॉडी के जितने भी इमोशनल बिहेवियर हैं, ठीक है, जैसे एंगर, फियर, रेज, प्लेजर, एक्साइटमेंट, ठीक है, ये सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है, लिम्बिक सिस्टम। हालांकि ये ब्रेन का कोई अलग से पार्ट नहीं है, ये फोर ब्रेन में ही आता है, ये फोर ब्रेन में ही आता है, जिसमें एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस आते हैं अलोंग विद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये हमारे बॉडी के इमोशनल बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, लाइक एंगर, फियर, प्लेजर, रेज, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर, जितने भी बिहेवियर हैं उसको ये कंट्रोल करता है। इसलिए इसको हम कहते हैं इमोशनल ब्रेन। क्या कहते हैं? इमोशनल ब्रेन। दिस इज़ द इमोशनल ब्रेन, ये है इमोशनल ब्रेन। ओके, जैसे देखिए इनमें अगर हम हिप्पोकैम्पस की बात करें तो हिप्पोकैम्पस हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया आपके ब्रेन से, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा। आपने मूवी देखी है ना, वो गजनी मूवी, आमिर खान को यही बीमारी रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब उनका हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है, उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो हिप्पोकैम्पस हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द मिड ब्रेन एंड दिस इज़ द हाइंड ब्रेन। दिस इज़ द मिड ब्रेन एंड दिस इज़ द हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके बनाते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फोर ब्रेन में सेरिब्रम के पार्ट के बारे में मैंने बताया, लिम्बिक सिस्टम बता दिया, उसके बाद थैलेमस रिले सेंटर है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है, ग्रे मैटर वाइट मैटर का कॉन्सेप्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन जोड़ता है? कार्पस कैलोसम। ओके, हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो क्या है? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? ठीक है ना, वो हमारे हेड के कोऑर्डिनेशन के लिए। इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम, ठीक है। और इसके बाद पॉन्स फेशियल एक्सप्रेशन के लिए है और इंटरकनेक्ट करता है सेरिबेलम को और ब्रेन के अदर पार्ट्स को। पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है? ठीक है, वहाँ पे ढेर सारे सेंटर पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, और इसके अलावा हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हो गया। गैस्ट्रिक जूसेस के इनहिबिशन और सिक्रेशन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. In next lecture we'll discuss about the reflex arc and reflex action, and we'll also discuss about the sensory organs.